नमस्कार दोस्तों। सुबह ऐसा लग रहा था कि निफ्टी मारने वाला है ऑल टाइम हाई, लेकिन उसके बाद शाम होते होते निफ्टी ने ले लिया यू टर्न। इसी के साथ साथ बुल रन आएगा या बेयर मार्केट कितनी जल्दी आ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, Q&A लेंगे और आपके काफी सारे क्वेश्चंस है जो पेंडिंग है उस पर भी डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स से। अगर हम इसको देखें तो मार्केट मूड इंडेक्स इस समय पे फियर जोन के अंदर जा चुका है। लोगों के अंदर थोड़ी सी घबराहट हो रही है। कुछ टाइम पहले तक एक्सट्रीम ग्रीडी जोन में था और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी हो सकता है एक्सट्रीम फेयर जोन के अंदर आ जाए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि आज बंद हुआ है 25,925 रुपीस के आसपास। अगर हम आज ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। पूरी जगह आपको लाल रंग बिखरा हुआ दिखता है। अगर हम बात करें निफ्टी 50, US टू INR, गोल्ड, और यहां पे हर जगह आपको लाल लाल रंग देखने को मिल रहा है। और यहां पे आप सिर्फ आईटी एक ऐसा सेक्टर है उसको देखोगे आज रिकवरी आई, और आईटी के अंदर स्लो एंड स्टडी रिकवरी आते हुए दिख रही है। और इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, जो यूएस ट्रेड डील है बहुत जल्दी हो सकता है हमारे देश के अंदर आते हुए दिखे, जिससे आईटी हो गया या बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो होते हुए दिखे। अगर हम यूएस टू आईएनआर की बात करें तो आईएनआर ने रिसेंटली 89 रुपीस पर डॉलर का जो मार्क है वो क्रॉस कर दिया है, जिससे जो हमारे इंपोर्ट हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हुए दिखेंगे। इसी के साथ साथ रिसेंटली डेटा आया जहां पर एक्सपोर्ट हमारे कम होते हुए दिखे। एक्सपेक्टेशन 15% के आसपास की थी, लेकिन 8% के आसपास का इंपैक्ट देखने को मिला। सो ये कैसे हैंडल किया जाएगा, इसके ऊपर लोगों की नजरें बनी हुई है। अब एक क्वेश्चन काफी सारे लोगों के दिल में है कि यार क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बैठे रहना चाहिए, क्या बुल रन आएगा या बेयर मार्केट आएगा, और करंट मार्केट में क्या चल रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम करंट लेवल पे निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अभी तक बुल मार्केट में नहीं आया है। निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ रिकवरी करी है। अगर आप देखोगे जो निफ्टी है एक अच्छे खासे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। सो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन के अंदर जो हमारा निफ्टी है इंडेक्स इंडिया का, वो आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। इसकी उम्मीद काफी ज्यादा हो रही है। अगर हम देखें तो जो निफ्टी है अगर ये तोड़ देता तो ये नीचे जाता, लेकिन इस समय पे निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर मूव हो चुका है। सो बहुत जल्दी हो सकता है कि निफ्टी हमारा जो है टच करता हुआ देखिए हमें 25,700 के आसपास, लेकिन उसके बाद जो निफ्टी है वो वापस से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। हमारी जो मार्केट है इसमें काफी सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय पे हमें दिख रही है, जैसे यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील है वो होता हुआ दिख सकता है। हमारी इन्फ्लेशन के नंबर कम आए हैं तो काफी पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे फेड ने बोला कि हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, उस पर काफी ज्यादा चुप्पी साध ली। तो इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी बढ़ सकती थी, क्योंकि रेट कट होने से लिक्विडिटी बढ़ती है, उसके ऊपर थोड़ा सा पॉज लगा, जिस वजह से आपको चाहे यूएस की मार्केट हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की तो इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवर बहुत अच्छे से कर रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी यहाँ पे अप मूव मिले। अगेन मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, यूएस की बात नहीं कर रहा। और बार बार मुझे सेम चीज रिपीट करनी पड़ती है ताकि जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर यूएस की मार्केट गिरेगी तो इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी होगा। और ये भी मैं बार बार सिर्फ इसलिए रिपीट करता हूं ताकि लोगों को ये चीजें क्लियर रहे। अब अगर हम आईपीओ मार्केट की बात करें तो रिसेंटली काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं जो कि बड़े बड़े ब्रांड हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले फिजिक्स वाला का आया, ग्रो का आया है ना, ग्लोबल हेल्थ का आया जिसको हम मेदांता कहते हैं, अब बोट का आने वाला है, इससे पहले हमारे जोमेटो का आया, उससे पहले हमारा नायका का आया। तो ये सारे के सारे जो आईपीओज आ रहे हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। यहां पे जो रिटेल इन्वेस्टर है इसको फंसाया जा रहा है। ज्यादातर पैसा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना निकाल लेते हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी निकाल लेते हैं, जिसे अर्ली इन्वेस्टर कहते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो ब्रांड वैल्यू की वजह से जाकर के इन्वेस्ट कर देता है। अभी कुछ टाइम के अंदर ही जो बोट है उसका भी आईपीओ आने वाला है। सो आपको उससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो बोट का आईपीओ है वो एक्चुअली वर्स्ट होने वाला है। जितने भी हमारे रिसेंट आईपीओज आए हैं, जितने भी हमारे शार्क हैं, उनमें से डेफिनेटली जो अमन गुप्ता है उनकी कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आज भी मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बोट की वो चाइना के अंदर हो रही है, चाइना से इंपोर्ट करके बांट रहा है। तो ये कुछ ऐसा बिजनेस है कि चाइना से इंपोर्ट किया और इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसके ऊपर एक कंपनी बना दी है। और अमन गुप्ता इस समय पे काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया, अपनी सैलरी बोल दी कि भाई मैं जीरो ले रहा हूं। लेकिन ये सब एक मार्केटिंग स्टंट है। अगर इन्होंने ये करना ही था तो आज से कुछ टाइम पहले भी कर सकते थे।
आईपीओ आने वाला है इस समय पे ये क्यों कर रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है ना कि आईपीओ आने के बाद ये सारे शार्क्स आपको शार्क टैंक के अंदर दिखेंगे, नहीं, जितने भी लोगों के आईपीओ आए हैं वो दोबारा शार्क टैंक के अंदर नजर नहीं आए हैं। जैसे अगर आप बात करोगे मामा अर्थ की, वो दोबारा नजर नहीं आई। अगर आप बात करोगे जोमेटो की, तो आईपीओ आने के बाद वो आए थे फॉर श्योर, उसके बाद भी उनके कुछ खास इनपुट नहीं आए। तो अगर आप ये शार्क टैंक देख कर ही काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो चुके हो कि जो शार्क हैं ये तो अपना बिजनेस चला पा रहे हैं, नहीं, ज्यादातर शार्क्स के बिजनेस जो है वो लॉस मेकिंग है और आपको ही वो अपना जो बिजनेस है वो चिपका के जाने वाले हैं। तो प्लीज आईपीओ मार्केट से सतर्क रहें, क्योंकि कोई भी रैंडम स्टॉक आता है आप उसे पिक करते हो, नहीं, किसी भी ब्रांड वैल्यू पे नहीं जाना। हमेशा जो भी स्टॉक आप पिक करते हो, जो भी म्यूचुअल फंड आप पिक करते हो, ना फर्क पड़ता है कि उसका प्रोमोटर कौन है, नहीं फर्क पड़ता कि उसकी एमसी कौन है। अगर बिजनेस में दम है तो वो बिजनेस पैसा बनाएगा, अगर बिजनेस में दम नहीं है तो वो बिजनेस पैसा नहीं बनाएगा। एज सिंपल एज दैट। वैल्यूएशन एक कंसर्न है। जितने भी नए आईपीओ आ रहे हैं 200x 300x की वैल्यूएशन मिल रही है, मतलब ₹1 कमाने के लिए आप ₹200 उन्हें एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वो बिजनेसेस रिकवरी नहीं कर पाएंगे। चाहे आप लेंसकार्ट की बात करो या किसी की भी, शॉर्ट टर्म में शायद आपको 2-4-5% के गेंस दे दें, 2-4-5 हज़ार रुपए आप कमा भी लो, लेकिन एंड ऑफ द डे जो बिजनेस ही अच्छा नहीं है वो बिजनेस आपके लिए पैसा नहीं बनाने वाला। तो आईपीओ मार्केट में सतर्क रहें, क्योंकि अब कोई भी चीज ओवर सब्सक्राइब हो रही है इस समय पे। अब एक और फन फैक्ट बताता हूं कि जो आईपीओ मार्केट होती है ना, इसमें ऑपरेटर्स बहुत बढ़िया गेम खेलते हैं। ऑपरेटर्स कौन होते हैं? वो बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो ऑल ऑफ द सडन पंप करेंगे और डंप कर देंगे। ऐसा क्यों होता है इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें काफी फंड मैनेजर आते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप एचडीएफसी देख सकते हो या अलग अलग म्यूचुअल फंड जो अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 0.1% उस कंपनी में डाल देते हैं। इसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आते हैं और अलग अलग लोग मिल करके एक आईपीओ को लॉन्च करते हैं। अब यहां पर जो वैल्यूएशन होती है 2 और 3 के पी पे नहीं आती, ये आती है 200 के पी पे, 400 के पी पे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है जो रिटेल इन्वेस्टर बैठे हैं उन्होंने बेचारों को इनको टीवी पर देखा और यहाँ पे ट्रस्ट बढ़ गया। ऑपरेटर क्या करता है? बिल्डअप करता है, हर जगह आपको उसकी एड दिखेगी, हर जगह उसका पॉजिटिव साइन दिखेगा, और एंड ऑफ द डे जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है बूम करके क्रैश हो जाता है। अगर हम लेंसकार्ट की भी बात करें तो लेंसकार्ट ने जिस पी पे आया, अगले 10 साल तक भी अगर वो पैसा कमाए तो अपनी पी को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आप कहां पर पैसा डाल रहे हो, कौन सा ब्रांड वैल्यू है, क्या आइटम है, क्यों हमें वहां पर पैसा डालना है। तो इस चीज को आपको जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपने मेरे से पूछे थे। तो दिगंबर जी का क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे चोलामंडलम के अंदर 1.5 लाख इन्वेस्ट किए थे, 14% रिटर्न हो गए थे, अब 10% बचे हैं तो सेल करना है, प्लीज बताएं सर। दिगंबर जी, मैंने अपने मेंबर कमेटी में ऑब्वियसली बताया था कि मैं जो चोलामंडलम है वहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। उसके बाद जब अभी ये गिरा है उसके बाद मैंने दोबारा एंट्री लिया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो मेरा लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो है उसके अंदर चोलामंडलम मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मुझे 2-3 साल तक होल्ड करना। मुझे लगता है चोलामंडलम यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको फॉर श्योर होल्ड करना चाहिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो जिसको कुछ रिटर्न्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। वापस एंट्री का मौका मिलेगा तो वापस इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। चोलामंडलम में आप पैसा लूज करोगे इसके चांसेस बहुत ही कम है। वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसी कंपनीज में से आता है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, मेरे ख्याल से तो होल्ड करना चाहिए। कि अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये करता, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मैं आपको दे नहीं सकता सर। हिंदी स्टोरी का कमेंट कह रहे कोचिंग शिपयार्ड क्यों नहीं जा रहा मेरे पास से, लॉस में फंसा हुआ हूं मैं। मेरे भाई सिंपल सी बात है, आपने बिजनेस ही नहीं समझा। आपने सिर्फ ये समझा कि अच्छा ये बिजनेस में पैसा बन रहा है या इस स्टॉक में पैसा बन रहा है, तो ये सही तरीका ही नहीं है। कोचिंग शिपयार्ड इतने हाई वैल्यूएशंस के ऊपर नहीं चल सकता था जब तक सेंटीमेंट अच्छे नहीं रहते। आज ही मैंने एक मेंबर वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो मेंबर कम्युनिटी को। तो वहां पे क्या होता है, वहां पर जितने भी हमारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके पीछे कोई फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ सेंटीमेंट पे चलते हैं, तो जब बुल मार्केट आता है तब ये स्टॉक चलता है, जब बेयर मार्केट आता है ये 40-50% तक करेक्ट कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कोचिंग शिपयार्ड तभी चलेगा जब बुल मार्केट आएगा। तो बुल मार्केट का वेट करो, अदरवाइज एज ऑफ नाउ स्टॉक के अंदर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है सर। विजय शर्मा जी का कमेंट है, कह रहे कब होगा मार्केट क्रैश। विजय जी, सबसे पहली चीज मार्केट क्रैश कब होगा, पहली चीज तो नो वन नोज। दूसरी चीज अगर मैं इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो मार्केट मुझे लगता है कि अभी रिकवरी फेज में, जब तक कि अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता हम बुल रन की बात ही नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी रिकवरी हुई है सिर्फ और सिर्फ। तो जब ये रिकवरी हो जाएगी और ऑल टाइम हाई हिट कर देगा, इसको करने के लिए सिर्फ एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है। शायद इंडिया यूएस की डील शायद जो बहुत जल्दी आए, तो उसके बाद जो बुल रन है वो शुरू हो जाएगा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की तो है ही नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में सेंटीमेंट खराब है, तो जब तक ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं होते, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा बुल रन आता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से एक थोड़ा बहुत अप मूव हमें देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन कौन सी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है बाजार के अंदर। न्यूज़
न्यूज़ अच्छी हैं, बट अभी फिर भी एक पॉजिटिव साइन चाहिए, एक पॉजिटिव वॉल्यूम चाहिए, जिससे 26,500 का जो मार्क है वो क्रॉस हो जाए। उसके बाद हम बुल रन की अपेक्षा कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, जो होने में मुझे लगता है 2026 का फर्स्ट हाफ लग सकता है। सतोई का कमेंट आ रहा है, अगर मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो मुझे माफ करना। और ये Q&A के लिए काफी सारे लोगों ने कल बोला, तो फिर हमने बोला क्यों नहीं बना सकते, व्यूज और लाइक अच्छे आए इसके ऊपर, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कह सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, आपका हर वीडियो देखता हूँ, 1.5 लाख रुपए अगर मुझे डालने 3 साल के लिए तो किधर डालना चाहिए सर? सबसे बड़ी बात बताऊँ तो देखो, मार्केट के अंदर सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, तो अगर आप पैसा डालना चाहते हो तो प्लीज़ अपने रिस्क पे डालना, और एटलीस्ट 5 साल का टाइम लेकर के डालना। 5 साल से कम का टाइम है तो प्लीज़ अवॉइड ही करना। मुझे नहीं पता आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, मुझे नहीं पता कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे नहीं पता कि आप कितना लॉस होने के बाद नहीं परेशान होगे। सो इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन नेट अगर मैं आपको बताऊं तो अगले 1-1.5 साल के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी मुझे ठीक लगती हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया का फ्लैक्सी कैप, पराग पारेख या HDFC का, मैंने अभी कंपेयर वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे यहाँ पे, तो आप उनको ज़रूर देख सकते हो। अदरवाइज किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में प्लीज़ मत डालना, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, अगर आप फ्रेश पैसा डालना चाहते हो रिस्क को एडजस्ट करके प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ, तो आप डाल सकते हो। अगर आप स्मॉल कैप में डाल रहे हो तो मिनिमम 5 साल के लिए डालना, इससे ज़्यादा कम मत डालना। मैं होता आपकी जगह और मुझे डालना होता, आई विल गो विथ फ्लैक्सी कैप, जो HDFC में आधा डालता हूँ, आधा मैं पराग पारेख में डाल देता, मेरा काम हो जाता। बली राम जी का कमेंट है, कह रहे हैं यू आर मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। सर थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड ही होती हैं, अगर आप ये सोचो कि थिंग्स बहुत सिंपल होती हैं, SIP करते रहो, देन यू आर गुड, यू डोंट नीड टू वॉच एनी पर्टिकुलर वीडियो, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ SIP करते रहो, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। ये एक सिंपल सा थॉट है। अगर आप चीज़ों को काफ़ी एग्रेसिवली मैनेज करते हो, अगर आप सोचते हो कि भाई जो मेरा टारगेट 20 साल का है उसको 10 साल में अचीव करना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिवॉर्ड। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ ग्रोथ आएगी, आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रो मैक्रो में क्या चल रहा है, सेंटीमेंट कहाँ चल रहा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छे हैं, तब आप एक शॉर्ट टर्म अच्छे बेट्स ले सकते हो। तो अगर आप 20 साल के लिए आए हो म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मार्केट क्रैश से या मार्केट में बुल रन आएगा इससे, या किसी भी न्यूज़ से कोई फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप 20 साल के लिए तो इट्स फाइन। अगर आप कुछ कम टाइम में ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं सर। अगर चीज़ें बहुत आसान होती तो हर इंसान ही पैसा बना लेता। जो हमें रेशो मिला कि 95% लोग तो इन्वेस्ट करके भी पैसा नहीं बना पाते म्यूचुअल फंड्स के अंदर। मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि 5 साल के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नहीं होती। इवन अभी की मार्केट की बात कर लो आप, इनफ्लो ही नहीं आ रहा, इन्वेस्टर्स पीछे हट गए, क्यों? पैसा नहीं बना। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। दुनिया आपको हमेशा ये बोले कि सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। सिंपल कुछ होता ही नहीं। अगर सिंपल होता तो हर इंसान ही इन्वेस्ट कर रहा होता, हर इंसान ही चीज़ें आगे कर चुका होता, किसी को किसी की जरूरत ही नहीं होती। पैरी दे प्लेटूस ऐसे क्वेश्चन नाम का कमेंट है, कह रहे हैं मोदी जी का सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि कच्चा माल अमेरिका, मतलब महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, सस्ता माल तो बेच नहीं पा रहे। तो बेसिकली अगर मैं LPG की बात करूँ तो LPG सर टू बी फ्रैंक सस्ती मिल रही है हमें US से। अगर हम पूरी की पूरी चीज़ें ले लें जहाँ से हम LPG खरीदते हैं, तो US में LPG सस्ती है। तो हाँ, अगर हम देखें 2-4-5 रुपए का फॉर श्योर अंतर आना चाहिए। हमें नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो US में LPG अच्छी है, लेकिन यस हमारी डिपेंडेंसी वहाँ पे बढ़ जाएगी। सोयाबीन भाई हमें एक्चुअली उनको प्यार देना पड़ेगा, क्योंकि हम उस लायक नहीं है। ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस हिसाब से चाइना ने अपनी डील बनाई, जिस हिसाब से अलग अलग नेशंस ने अपनी डील बनाई, जिस हिसाब से पाकिस्तान घुसता जा रहा है US के साथ, पाकिस्तान की डील्स अलग अलग देशों के साथ हो रही है, मतलब मिलिट्री को लेकर के ही हो रही है, चाहे उनका मिसयूज़ करने को ही हो रही है। लेकिन आप ये देखोगे इंडिया कहीं ना कहीं इस समय पे पिछड़ता जा रहा है। चाहे आप मोदी जी की बात करो, चाहे आप किसी की बात करो बीजेपी के अंदर, मुझे लगता है कि हमारे पास और हमें और ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। हमें अपने आप में सुपर पावर है, हम सुपर पावर है, ये बोल बोल करके कुछ नहीं होने वाला। हमें रियलिटी ऑन ग्राउंड देखना पड़ेगा, और ऑन ग्राउंड में हमारे हाल पतले हैं, ये सच है, हमारे हाल पतले हैं। हम किसी से कोई डील नहीं कर पा रहे। हमारे जो रिलेशंस थे इवन बांग्लादेश से, नेपाल से, जिनके साथ हमारे रिलेशंस थे, वो तो देश के PM ही चेंज हो चुके हैं। देशों में हल्ला हो रहा है, हड़कंप हो रहा है, और हम जिसके साथ काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। US के साथ रिलेशन ख़राब हो गए, चाइना के साथ ऑलरेडी ख़राब थे, फिर अभी हमने जा करके एक पॉजिटिव साइन क्रिएट करने की कोशिश करी। सो इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, नो वन नोज। बट टू बी फ्रैंक मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स के लेवल पे भी,
पॉलिसीज़ के लेवल पे भी और एज अ इंडिविजुअल इंडियन के लेवल पे भी, क्योंकि हम क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, हमें लगता है कि सारा काम गवर्नमेंट का है। ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम हम जनता का है। हमें अपने वोट से ये डिसाइड करना है कि भाई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। पहली चीज़ जहाँ पे हम पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखे हैं, बिहार इलेक्शन में 10,000 रुपये औरतों को मिले, क्यों मिले, कहाँ से है वो पैसा, क्यों दिया गया इलेक्शन से पहले, इस सारी चीज़ों पे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसको जो माँ बहन की गालियाँ पड़ती हैं, आप ये तो भूल ही जाओ कि कोई भी इंसान क्वेश्चन पूछेगा। और जो उसके पीछे लोग पढ़ते हैं, क्यों नहीं पूछते, लोगों ने भगवान बना दिया है नेताओं को। लोग ये नहीं जानना चाहते कि भाई क्या हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, उन्हें 10,000 रुपये मिल गए, दैट्स इट। 10,000 इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। वो जो 10,000 आपको मिले हैं अगले 5 साल तक आपकी जेब से निकाला जाएगा, ये उन्हें कोई नहीं बताने वाला, राइट। लोग कहते हैं जंगल राज, ये राज वो राज, मैं ये मानता हूँ, लेकिन इस बार के इलेक्शंस में और भी अच्छे कैंडिडेट थे। और मैं कहता हूँ आपको सेम को जिताना है, आप सेम को जिता लो, लेकिन कम से कम क्वेश्चन तो पूछो कि भाई आपने 20 साल में क्या किया, एक कॉन्क्रीट आंसर तो दो। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, अगर हम बिहार के इलेक्शन की बात करें रिसेंटली, तो वहाँ पे मेट्रो बनी। पहली चीज़ तो पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपये, वहाँ पे ज़्यादातर एवरेज इनकम, ये भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। मेट्रो को यूज़ ही नहीं कर रहा, मेट्रो के ऊपर आते ही थूकना शुरू कर देते हैं। तो बेसिक सेंस ही नहीं है हमारे अंदर। तो जैसे हम हैं वैसे हमारे पॉलिटिशियन हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो हम भी अपने पॉलिटिशियंस जैसे हो जाते हैं, पैसा खाते हैं और चिल करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये एज ए इंडिविजुअल पर्सन की बात है। और इंडिविजुअली जो इंडियंस हैं, हम लोग हैं मेजॉरिटी, 140 करोड़ की जनता है, मेजॉरिटी गरीब हैं। तो गरीब आता तो भाई करप्शन साथ में ही आता है। सो इट इज़ वट इट इज़। जिसकी महीने की इनकम 6,000 है, उसे आप एक दिन में 10,000 रुपये दे दो, तो भाई सबको आपने अपने साइड कर ही लिया। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, उन्हें फ़र्क पड़ता आज का ताजमहल दिखाओ, 2 महीने बाद की चीज़ें बाद में देखा जाएगा। तो ये एक दिक्कत है। पुनीत जी का कमेंट है, कह रहे हैं ब्रदर इज ऑनेस्ट फीडबैक, योर स्टॉक बेटर देन, आपकी नॉलेज अच्छी है लेकिन जो कंटेंट है रिपीटेटिव है। काफ़ी सारे लोगों ने इसमें अग्री करा, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और सिंपल सी बात है सर, देखो आई नो, अगर मैं कल की वीडियो की बात करूं तो भाई कॉन्टेक्स्ट रिपीटेटिव होगा, इसलिए मैंने आज एक्चुअली रिपीटेटिव वर्ड खुद ही काफ़ी बार यूज़ कर लिया। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हर दिन वो गिर रही है, तो हर दिन उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लोग इंटरेस्टेड है जानने में, तो उसकी बात करनी पड़ेगी। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो जाननी पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट हमेशा सेम रहता है। स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम यही है कि कॉन्टेक्स्ट सेम रहता है, हर दिन आपको कोई नई न्यूज़ नहीं मिल सकती। अगर आप एक पर्टिकुलर न्यूज़ को फॉलो करोगे तभी उसके बेसिक के क्रक्स समझ पाओगे। कल की वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स वाला पे बात करी हमने, ग्रो पे बात करी, बिटकॉइन पे बात करी, हाँ यूएस मार्केट और गोल्ड पे भी बात करी, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा पोर्शन था वीडियो का। और ये चीज़ होनी ही है। आप किसी को भी देखोगे जो आपको हर दिन अपडेट दे रहा है, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। सच बताऊँ, मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं रन कर रहा। मैं सिर्फ अपनी जो लर्निंग है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये न्यूज़ चैनल नहीं है। मैं आपको हर दिन नई न्यूज़ ला करके दे दूंगा, वो यूज़लेस हो जाएगी चीज़ें। जो मुझे अंदर से फील आ रही है वो मैं आपके साथ हर दिन शेयर करूंगा, और उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको हर दिन दूंगा, ताकि वो चीज़ कोई नया इंसान भी देखे। जैसे यूट्यूब वीडियोस में क्या होता है, 10 लोग पुराने हैं तो 10 लोग नए भी आ गए हैं, तो मुझे उनको भी केटर करना है, ठीक है। तो इस वजह से कॉन्टेक्स्ट तो आपका सेम रहना ही है, कुछ ना कुछ हद तक आपका कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा ही। अगर न्यूज़ चैनल होता तो हर दिन कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो जो नया बंदा आया वो कॉन्टेक्ट मतलब उसको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे तो थोड़ा सही रहेगा। बट येस, आई एम ग्रेटफुल, आपने फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो आपके सामने काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि नहीं होना चाहिए, तो इट इज़ वट इट इज़। आप फीडबैक दे रहे हो और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है ओबरॉय जी का, कह रहे हैं मैंने इन्वेस्ट किया नैस्डैक 100 में, तो क्या मुझे रिडीम कर लेना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए? सर देखिए, सिंपल सी बात ये है, नैस्डैक 100 बढ़िया है, अच्छे पैसे भी बनाता है। अगर ऑल टाइम हाई के आसपास था तब रिडीम कर लेना चाहिए, तब तो गिर गया, अब रिडीम करके कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्टेड रहो मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं कि यूएस कल ही खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। यूएस को भी पता है कि भाई अगर मैं कल खत्म हो गया तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। यूएस अपनी इकोनॉमी को भी नहीं मारना चाहता, कोई नहीं मारना चाहता। यूएस के पास जो सुपर पावर है, वो सुपर पावर वो खराब क्यों करेगा, राइट। सो इन्वेस्टेड रहना चाहिए हमें। जब पीक बन रहा होता तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कर सकते हैं कि अब पैसा ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। यूएस कहीं नहीं जा रहा बहुत जल्दी, 3 4 5 साल लगेंगे जब वो अपनी सुपर पावर खोएगा, डॉलर मरेगा, चाइना आएगा। ऑन पेपर यूएस है, लेकिन चाइना इस समय पे सुपर पावर कहीं ना कहीं बन चुका है। आप देखोगे डरता भी नहीं वो यूएस से, और यूएस कहीं ना कहीं डरता है चाइना से। तो ये होने वाला है। तो नैस्डैक मेरे ख्याल से अभी नहीं बेचना चाहिए, इन्वेस्टेड हो। ऑलरेडी 7-8% गिर चुका है। मेरे ख्याल से एक पुल बैक आएगा, देन अगर 2 4 5% ऊपर जाता है देन हम इसमें पार्शियल प्रॉफिट कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।